ममता जी रिकॉर्डिंग भी कर दो। ममता जी पूना से जी रिकॉर्ड। ममता जी पूना से हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ मंगल सृष्टि से जुड़ी हैं और इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है जून से प्रत्येक संगोष्ठी को रिकॉर्ड वगैरह करने का टेलीकास्ट करने का। तो रविंद्र जी प्रारंभ कीजिए और डॉक्टर साहब को पहले 1 मिनट दे दीजिएगा, आधा मिनट डॉक्टर साहब को दे दीजिएगा। आप व्यू में नहीं आ रहे हैं प्रवीण जी, आप व्यू में नहीं आ रहे हैं वीडियो में। मेरा आना अब इतना आवश्यक नहीं है, मैं भावजी के साथ बैठा हूँ। रविंद्र जी प्रारंभ कीजिए। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या आपको? जी आ रही है। ठीक आ रही है। प्रवीण जी की आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। वो चलो कोई बात नहीं, हमारी आवाज आ रही है सबको। आप प्रारंभ कीजिए। कतई नहीं साफ आ रही है आवाज। आधा मिनट मुझे दीजिए रविंद्र जी, आधा मिनट मुझे अब शुरू करें क्या जी? भी ये प्रतीक्षा करें कुछ? हाँ जी करिए। रविंद्र जी आप आधा मिनट डॉक्टर साहब को दीजिएगा, माननीय डॉक्टर बजरंग लाल जी को दीजिएगा आधा मिनट कार्यक्रम। आप मुझे फोन पर बताइए। फोन अगर करूंगा तो आपका ये कट जाएगा, आपका जूम कट जाएगा फोन करने से। कौन से फोन पे करूं? 90 वाले पे करूं? रविंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रारंभ कीजिए। रविंद्र जी आधा मिनट मुझे दीजिए प्रारंभ करने से पहले। सबके आवाज आ रही है। और क्या मसला, मैं दूसरे नंबर पे जा रहा हूँ। प्रवीण जी शुरू करें क्या? हाँ जी शुरू कीजिए। पहले रविंद्र जी आपकी आवाज आ रही है, शुरू कीजिए। पहले मुझे आधा मिनट दीजिए। आप डॉक्टर साहब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। माननीय प्रभुत्वबल मंगल सृष्टि द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में भारतीय चिंतन की आधार भूमि 4 वेद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मंगल सृष्टि नियमित रूप से व्याख्यान माला का आयोजन करता रहता है, परंतु कोरोना काल में व्यवधान उत्पन्न हुए, इसलिए यह गोष्ठी काफी विलंब के बाद वो भी ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। मैं अपने मंगल सृष्टि के अध्यक्ष माननीय बजरंग लाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारा अभी मार्गदर्शन करें, उसके बाद माननीय भारद्वाज जी अपना व्याख्यान देंगे। धन्यवाद। आप म्यूट मत करो मुझे, मैं म्यूट हो रहा हूँ बार बार, म्यूट ना करो ममता जी।
मैं एक बहुत आनंद का शुभ सूचना देने के लिए ये मैंने आधा मिनट का समय लिया है। बहुत आनंद का विषय है। हमारे इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा जुड़े हैं और ये संयोग है, आनंद का विषय है। आज उनका जन्मदिन है। मैं मंगल सृष्टि की ओर से और संपूर्ण कार्यक्रम की ओर से इस शुभ अवसर पर उनको जन्मदिन की सबकी बहुत बधाई देता हूँ। परमात्मा उनको सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहे, सुख समृद्धि मिले, स्वस्थ जीवन मिले और उनको और अधिक यश प्राप्त हो। इस कामना के साथ में पुनः पुनः आप सबकी ओर से आदरणीय रामविलास जी शर्मा को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। रविंद्र जी प्रारंभ कीजिए अपना। रविंद्र जी प्रारंभ करिए अपना, आप स्टार्ट करिए। आपकी आवाज कतई नहीं आ रही है, मुझे नहीं सुन रहा आप क्या कह रहे हैं। आप प्रारंभ कीजिए, मेरी आवाज आ रही है, आप प्रारंभ कीजिए। जी मान्य बंधुवर, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है। भारतीय चिंतन की आधार भूमि 4 वेद। इस विषय पर, गंभीर विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारा आग्रह पर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी ने इस विषय पर अपना व्याख्यान देना हमें स्वीकृति दी है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी का परिचय मंगल सृष्टि के लिए कराना कोई नई बात नहीं है। माननीय भारद्वाज जी दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं और वह गांधी निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी निदेशालय के निदेशक भी हैं। भारद्वाज जी आज ऐसे गिने चुने गांधीवादियों में हैं जो गांधीवाद को मन कर्म और वचन से पूर्णतः पालन करते हैं। अन्य भारद्वाज जी आज बताएंगे कि किस प्रकार ये वेद भारतीय चिंतन धारा के मूल स्रोत हैं, किस प्रकार से हमारा जो भी चिंतन है, हमारा जो भी मान्यताएं हैं, उसके नीति निर्देशक सिद्धांत वेदों से ही सृजित हुए हैं, वेदों से ही उसका निर्देशन होता है। आज ये विषय बहुत ही सामयिक है। कारण इसलिए कि विश्व में एक आधुनिकता की लहर है और इस आधुनिकता की लहर में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वेदों की उपयोगिता आज हमारे जीवन में है क्या। 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पुराने वेद हैं, सबसे पहले ग्रंथ हैं। 5000 या 10,000 साल पुराने, या कुछ लोग मान्यता की कहीं 4 साल पुराने, इसका समय निश्चित नहीं है। आज के समसामयिक जीवन में वेद कैसे सामयिक हैं, कैसे उपयोगी हैं, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारद्वाज जी इसी पर समसामयिकता पर प्रकाश डालते हुए हम बताएंगे कि किस प्रकार आज ही नहीं, भारतीय जीवन के जितने भी कालखंड हुए हैं, उपनिषद काल है या पुराण काल है, स्वातंत्र संग्राम है, किस प्रकार से वेदों ने भारतीय जीवन को, भारतीय आंदोलनों को प्रभावित किया है। देश में जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, वो स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, महात्मा गांधी हो, महर्षि अरविंद हो, स्वामी राम तीर्थ हो, सबकी प्रेरणा वेदों से मिली है, सबको प्रेरणा वेदों से मिली है और पूरा आंदोलन वेदों से प्रभावित हुआ है। मैं माननीय भारद्वाज से भी अनुरोध करूंगा कि आज के आधुनिकता के काल में पश्चिम की विचारधारा से पूरा भारतीय जनजीवन एक प्रकार से आक्रांत है। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि
पश्चिमी चिंतन उपयुक्त है या भारतीय चिंतन उपयुक्त है? इसका एक सबसे कारण ये है कि भारत में जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, व्यष्टि को समष्टि से जोड़कर चलते हैं, पूरा एक श्रृंखलाबद्ध नियोजन है, कहीं कोई टकराव नहीं है। वहीं इसके विपरीत पश्चिम में आज व्यक्तिवाद का बहुत महत्व है, वहां व्यक्ति स्वातंत्र की बात है, समाज उसमें कहीं गौण रह जाता है और उससे समाज में कहीं ना कहीं कटुता उत्पन्न होती है। तो आज उपयोगी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मैं अगर समय हो तो इस पर भी मार्गदर्शन करेंगे। वैसे तो वेद इतना गंभीर विषय है, इतना विस्तृत विषय है कि 50 मिनट में या 1 घंटे में इसको बता पाना, व्याख्या कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। परंतु अपेक्षा है कि भारद्वाज जी जैसे विद्वान इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बंधुवर, इसका व्याख्यान का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। लगभग 50 मिनट व्याख्यान माननीय भारद्वाज जी का होगा। उसके बाद 10-15 मिनट में हमारी जो भी शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, वो हम सब पूछेंगे और उन सबका उत्तर एक साथ माननीय भारद्वाज जी देंगे। मैं माननीय भारद्वाज जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमें हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय आचार्य बजरंग लाल जी, जो पिछले 4 दशकों से मेरे जीवन के मार्गदर्शक बने हुए अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करिए। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो ऑन कर लीजिए। आ रहा है आपका? वीडियो आ रहा है, रमेश जी आ रहा है, ठीक है, प्रवीण जी आ रहा है, वीडियो आ रहा है। ठीक है। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन के मार्गदर्शक आचार्य बजरंग लाल जी के सानिध्य में मुझे वेदों के विषय में कुछ कहने का अवसर आज प्राप्त हुआ है। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति का कोई अद्भुत संपूर्ण ग्रंथ कोई है, आद्य ग्रंथ वह ऋग्वेद है। भारतीय परंपरा में वेद का जो सामान्य अर्थ है वो है विद ज्ञानी। हमारे भाष्यकार सायण कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने का अलौकिक उपाय बताता है वह ग्रंथ वेद कहलाता है। वहीं सायण आगे एक अन्य भाष्य में कहते हैं प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष से या अनुमान से जिस उपाय का बोध नहीं हो सकता और वेद जिसका ज्ञान कराता है वह ग्रंथ राशि। इसमें बहुत सुंदर स्वामी दयानंद ने इस वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से की, जो कि वेद का पूरी तरह से परिचय उसमें प्राप्त हो जाता है। विद ज्ञाने जानने के अर्थ में, विद सत्तायाम सत्ता के अर्थ में, विद लाभे प्राप्त करने के अर्थ में, विद विचारणे। ये विद धातु इन 4 अर्थों में है और इन चारों अर्थों के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि वेद शब्द का तात्पर्य क्या है। हमारी परंपरा में हम ये देखते हैं कि भगवान मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है। और ये भी कहा कि हमारा जो भारतीय चिंतन है, भारतीय समाज है, उसके सारे विषय वेदों से ही प्रारंभ होते हैं। भगवान मनु कहते हैं चातुर्वर्ण्यम
त्रयोलोका चत्वारश्चाश्रमा पृथक, चाहे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था हो, चाहे हमारे तीनों लोक हो, चाहे हमारी आश्रम व्यवस्था हो, भूतम भव्यम भविष्यंच, हमारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, सब कुछ हमारा जो अस्तित्व है तीनों कालों में वो वेद से ही हमको ज्ञात होता है। एक बड़ी समस्या आती है वेदों को लेकर, वो कि वेदों का काल क्या है। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अनादि हैं, सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी हैं। मगर जब हम लोग आधुनिकता की इतिहास की परिभाषा को देखते हैं तो मैंने उसका सामंजस्य इस तरह से किया है। इतिहास तो वो है जो आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस से प्रमाणित होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये कहते हैं कि 8000-9000 बीसी में जो खुदाई में हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं कलिबंगन में या सरस्वती नदी के किनारे, वो सभी ये बताते हैं कि 8000, 9000, 10000 बीसी में वैदिक समाज था ये भारतीय समाज। यानी पिछले 12000 सालों का रिकॉर्ड हमें ये बताता है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, कि जिस ऋग्वेद या वैदिक साहित्य की हम बात करते हैं, जिसके आधार पर हमारी यज्ञ परंपरा होती थी, उसके सारे अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको वेद, बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, याकोबी क्या कहते हैं, विंटरनित्ज क्या कहते हैं, उसके चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं। हम तो सीधी सी बात जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस दोनों से प्रमाणित यह होता है कि पिछले 12000 वर्षों से ये भारतीय समाज वैदिक याज्ञिक कर्मकांड प्रधान समाज है, और वही आज तक अनवरत इसमें कंटिन्यूटी है इस वैदिक ज्ञान में। ऋग्वेद में ही एक मंत्र आता है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे, यानी यज्ञ से ही ये ऋग, ये साम, ये यजु, ये छंद सब यज्ञ से ही पैदा हुए। यानी पुरुष रूपी जो यज्ञ है, यानी वेदों को सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ, ये जो हमारी परंपरा है ये हमको ऋग्वेद के इस मंत्र से ज्ञात होती है। ये है हमारा टेक्सचुअल एविडेंस। ऋग्वेद को अगर कहें तो इसमें 21 शाखाओं का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, किंतु आजकल केवल 2 वाचकल और शाकल शाखाएं उपलब्ध हैं। ये 10 मंडलों में है। मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसे एक एक वेद का हम परिचय लंबा करेंगे तो हमारा जो मूल विषय है उससे हम कहीं, हमारे पास समय का अभाव हो जाएगा। ऋग्वेद के इन 10 मंडलों में जो वर्णन है वो अद्भुत है। वो हमारे सृष्टि विज्ञान को बताता है। वो उस समय जब ऋग्वेद के मंत्रों का ऋषियों ने दर्शन किया, इतने सुंदर अलंकारों में, इतने सुंदर शब्दों में विभिन्न विषयों को, हमारी प्राचीन भारतीय साइंस को, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज सिस्टम को, प्रत्येक के सूत्र हमको ऋग्वेद से प्राप्त हो जाते हैं। इसी ऋग्वेद के बाद हम यजुर्वेद देखते हैं जो 40 अध्यायों में है, और जिसका उद्देश्य ही यह है कि किस तरह से यजुष में, याग में हम इन मंत्रों का विनियोग करते हैं। सामवेद है, यज्ञों में उद्गाता पुरोहित जो है वो साम का गायन करता है। और इन तीनों वेदों का जो विषय है, ऋग्वेद का विषय है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति परक भक्तों का वर्णन, यजुर्वेद में यज्ञों के विषय में, और साम में वेद मंत्रों किस तरह से गाया जाता है, जो कि हमारे शास्त्रों में शिक्षा का, प्रातिशाख्य का, बाद में जिन्होंने इन शास्त्रों ने उनका व्याख्यान किया, जो स्वर शास्त्र का, संगीत शास्त्र का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ। चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। ये जो अथर्ववेद है
इसको हमने चतुर्थ वेद कहा। ये चतुर्थ संख्या मतलब उसमें कोई हेयता या हीनता वाली भावना नहीं है, बल्कि इसमें केवल क्रम बताया गया है। यानी त्रय विद्या जो है, ऋग यजु साम के बाद जो अथर्ववेद है, इन तीनों विद्याओं का जो मिश्रित रूप है वो चतुर्थ पद से यहाँ अभिहित है। नहीं, चतुर्थ वेद है क्योंकि ये त्रय विद्या के सारे विषयों को समेटकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत विस्तार से आयुर्वेद के विषय में, राज्य व्यवस्था के विषय में, इंडियन पॉलिटी, राजनीति शास्त्र, हमारी लोक परंपराएं, हमारे यज्ञों की विभिन्न विधान, यानी वैदिक समाज पूरी तरह से लौकिक व्यवहारों में व्यवहृत होता था। ये हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है ज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जो यज्ञों का विस्तार से सूक्ष्म विवेचन करते हैं। फिर आरण्य ग्रंथ आते हैं क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म संबंधी ज्ञान, ब्रह्म यानी यज्ञ संबंधी ज्ञान। और आरण्यक आते हैं, उसका मतलब ये है कि ये कर्म मार्ग जो यज्ञों का है, इससे अलग ज्ञान मार्ग का विषय जब प्रारंभ होता है तो आरण्यक जंगलों में बैठ के ऋषि मुनियों ने हमारे सामने नॉर्मल दिन आध्यात्मिक चिंतन, वैसे तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, किंतु विशेष रूप से आरण्य ग्रंथों में उपनिषदों के माध्यम से भारतीय मेधा ने जो मानवीय चिंतन प्रस्तुत किया अध्यात्म का, वो हमें उपनिषदों से ज्ञात होता है। उसके बाद हमारा साहित्य सूत्र साहित्य आता है। कल्प सूत्र है, तीनों प्रकार के सूत्र, चाहे वो श्रौत यज्ञ के विषय में, चाहे वो के विषय में गृह सूत्र हो, या हमारे सुलभ सूत्र हो जो कि ज्यामिति के, मैथमेटिक्स के संपूर्ण नियमों को सुलभ सूत्रों ने बहुत सुंदर अच्छी तरह से उनमें व्याख्यायित किया है। और उसके बाद विषय प्रारंभ होता है हमारे धर्म सूत्रों का, और वो धर्म सूत्र मानवीय जीवन के आचार शास्त्र को विस्तार प्रदान करते हैं। और ये जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, नारद स्मृति हो, जिन स्मृतियों के आधार पर पिछले हजारों सालों में भारतीय समाज ने अपना संविधान चलाया। हमें याद है हमारे राजस्थान के कुछ राज्य जो है वो नारद स्मृति के अनुसार अपना राज्य चलाते थे, कुछ पाराशर स्मृति के अनुसार चलाते थे, कुछ याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार चलाते थे। और ये जो स्मृति साहित्य है, इस स्मृति साहित्य का वैशिष्ट्य क्या है? हमारी परंपरा कहती है कि इन स्मृतियों में जो वेद की भावना के अनुकूल वचन है उनको ही हमने प्रमाण माना है। मैं मीमांसा शास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो मीमांसा शास्त्र में हम यही कहते हैं कि पहला प्रमाण किसका है? मंत्र का, यानी संहिता वाले भाग का। उसको कोई हम चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी स्मृति वचन है उसको अगर हम अपने शास्त्र में प्रमाण मानते हैं तो स्मृति का वही वचन प्रमाण माना जाएगा जो वेद यानी श्रुति परंपरा के अनुकूल विचारों को प्रस्तुत करता है। इसी आधार पर स्मृति साहित्य में जो मध्यकालीन समाज में हमारी स्मृतियों में जो विषय आए, उस काल की, उस समय की अपेक्षा के अनुसार वो विषय आज हमें अनुकूल 21वीं सदी में नहीं लगते, चाहे वो जाति व्यवस्था को लेकर हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों को लेकर है, क्योंकि वो हमारी मूल वैदिक समाज की भावना के विपरीत है जो मध्यकाल में इन स्मृति साहित्यों में आए थे। तो उनका प्रक्षिप्त अंश मान करके, उनको निकाल करके हम उस स्मृति साहित्य को वैदिक भावना के अनुकूल प्रमाण मानते हैं। इस सब के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास भारतीय समाज में दो इतिहास ग्रंथ आते हैं, एक महाभारत और एक रामायण। ये दोनों हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक समाज के इतिहास को
पिरोए हुए हैं। और उसमें से भी जो महाभारत है उसको तो हम ये कहते हैं दैट इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हिंदू सोसाइटी। यानी जो हमारा वैदिक हिंदू समाज है उसका वो विश्वकोश है। ऐसा कोई विषय नहीं है मानव जीवन का जिसको उसने अपने अंदर समाहितता किया हो, चाहे वह अध्यात्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे देवता शास्त्र हो, चाहे हमारी सामाजिक परंपराएं हो, चाहे हमारी धार्मिक परंपराएं हो, चाहे हमारी साइंस टेक्नोलॉजी के विषय हो। और उन सब विषयों को लेकर ही बाद में एक विशाल साहित्य हमारे समाज ने तैयार किया विभिन्न कालखंडों में, वो हमारा पुराना साहित्य है। हमने एक बार मंगल सृष्टि के व्याख्यान में श्रद्धेय बजरंग लाल जी के आदेश से हमने ये विषय रखा भी था कि पुराणों का हमारा विषय क्या है। पुराण वेदों में प्रतिपादित जो सृष्टि प्रक्रिया है उसको विस्तार देती है, वैज्ञानिक रूप में विस्तार देती है। पुराण विषय हमें हमारे सामने क्या देते हैं, हमारे ऋषियों के, हमारे प्राचीन राजाओं के, हमारी ज्ञान परंपराओं का, हमारी जितने भी जो रत्न शास्त्र हो, चाहे भूगर्भ शास्त्र हो, विभिन्न जो साइंस टेक्नोलॉजी के विषय हैं, उन सब विषयों को समेटता हुआ हमारा पुराण साहित्य है। और वहां पर कहा गया भगवान वेद व्यास के द्वारा कि पुराणों का उद्देश्य क्या है कि इस कलयुग में जब व्यक्ति वेदों के अर्थ को सही नहीं समझ पाता तो सरल भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य विषयों के माध्यम से और रुचिकर कथाओं के माध्यम से उसी वेद के अर्थ को, उसी वेद के तत्व को हमारे ऋषियों ने इन पुराणों के माध्यम से भारतीय समाज की जो आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए विशाल पुराण साहित्य का निर्माण किया। ये पुराण केवल पुराण नहीं है अपितु हमारे भारतीय वैदिक समाज का इतिहास है। और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसको हम पहले कई बार मंगल सृष्टि द्वारा आयोजित गोष्ठियों में विचार कर चुके हैं। हम ये भी देखते हैं कि जितने भी भारतीय समाज में धार्मिक संप्रदाय हैं, यहाँ संप्रदाय का अर्थ सेक्ट अंग्रेजी वाला नहीं है। हमारी संस्कृत परंपरा में संप्रदाय का मतलब क्या है, गुरु और शिष्य की जो अविच्छिन्न परंपरा के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो है हमारा सांप्रदायिक ज्ञान। इसलिए चाहे भागवत धर्म हो, शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, शाक्त धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, इन सब का मूल हमको वेद और उपनिषद साहित्य में प्राप्त हो जाता है। आचार्य नरेंद्र देव ने ये कल्पना करी थी अपने ग्रंथ में बौद्ध धर्म के विषय में कि भारत में प्राचीन काल से दो परंपराएं हैं। एक जो है एक परंपरा है वेद परंपरा और एक जो है ये श्रवण परंपरा। जबकि ऐसा है नहीं, ये भारतीय समाज एक समाज है और इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लिए पर्याप्त चिंतन ऋषियों ने विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया और बाद के कालखंडों में समय की आवश्यकता के अनुसार भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने उसी भारतीय वैदिक परंपरा के तत्वों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे समाज को उस समय सुदृढ़ता प्रदान की। एक विषय और है, हमने विषय रखा है माननीय बजरंग जी के कहने से कि भारतीय चिंतन का आधार। मैं ये अपने 55 साल के गुरुकुलों के पाठशालाओं के अध्ययन के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि संपूर्ण वैश्विक समाज का अगर कोई आधारक है तो वो वेद है, वैदिक साहित्य। इस संदर्भ को मैं 4-5 पंक्तियों में, 4-5 विषयों में लेके ले जाना चाहता हूं। मेरा अध्ययन ये कहता है कि 4000 या 5000 BC में वैदिक समाज में जो हमें टेक्सुअल एविडेंस मिलते हैं ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, वो ये कहते हैं कि 4000-5000 BC में भारतीय वैदिक ऋषियों में मतभेद होने के कारण एक ऋषि जरदुष्ट्र वो ईरान में गया और ईरान में उसने ऐराना, आर्यावर्त की स्थापना की।
और आज वही जरथुस्त्र का धर्म भारत में वापस आया 5वीं-6वीं शताब्दी में, और वो पारसी धर्म के रूप में आया जिसका ग्रंथ अवेस्ता है। और अवेस्ता का जो विषय है वो क्या है? अंग्रेजों के कहे के मुताबिक अवेस्तन लैंग्वेज इज नॉट द सिस्टर लैंग्वेज ऑफ द ऋग्वेद, बल्कि ऋग्वेद की अपभ्रंश भाषा जो हजारों साल बाद बनी, वो भाषा अवेस्ता की भाषा है। और इस अवेस्ता के जो विषय है पाप पुण्य के, देवताओं के, वरुण के, अहुर के, यही सब विषय बाद में ज्यूज में, क्रिश्चियंस में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाश्चात्य विद्वानों ने ये स्थापित किया है कि चाहे वो ज्यूज हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, उन सब के धर्म दर्शन को भित्ति प्रदान करने का काम पारसियों के अवेस्ता ग्रंथ ने किया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1400 बीसी में पश्चिम एशिया में, मेसोपोटामिया में बोगाज कोई नाम की जगह पर हमको एक मिट्टी पे एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो कहता है कि उस समय जो 1400 बीसी में वहां के राजा थे मितन्नी और हित्ती, इन दोनों में युद्ध हुआ और बाद में संधि हुई, और उस संधि में 4 वैदिक देवताओं को साक्षी मान के वह संधि की गई। तात्पर्य ये हुआ कि 1400 बीसी में पश्चिम एशिया में पूरी तरह से हमारा ये वैदिक देवता शास्त्र, वैदिक धर्म दर्शन वहां पर प्रभावी था। वैसे तो हमारे बड़े राष्ट्रवादी आर्कियोलॉजिस्ट एसपी गुप्ता जी ने एक किताब लिखी सेंट्रल एशिया को लेकर, और उन्होंने ये स्थापना की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर कि 3000 से लेके और 1200 बीसी तक हमारा भारतीय वैदिक धर्म दर्शन पश्चिम एशिया और सेंट्रल एशिया और रशिया तक उसका वहां पर प्रवेश था। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रथम शताब्दी से लेके और 8वीं शताब्दी तक चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म गया, उसने भारतीय देवताओं के रूप को वहां पर विस्तार दिया। मुझे याद है जब मैं पीएचडी कर रहा था टोक्यो यूनिवर्सिटी में, तो हमारे टोक्यो होंगो कैंपस के पास एक उएनो पार्क है। उएनो पार्क में सरस्वती का मंदिर है जहां विद्यार्थी लोग प्रार्थना करने जाते थे। तो सरस्वती का रूप जो भारत में प्रचलित है उससे थोड़ा विस्तार का रूप वहां जापान में उस सरस्वती, हमारे परम गुरुजी डॉक्टर रघुवीर ने इस विषय को कि किस तरह से चीन में, तिब्बत में, कोरिया में, जापान में भारतीय देवताओं के मंदिर बनाए गए, जो कि 5वीं शताब्दी से लेके और 8वीं शताब्दी के मध्य के हैं। वह बताता है कि हमारा वैदिक देवता शास्त्र जो है 1ली से 8वीं शताब्दी तक ईस्ट एशिया में, फार ईस्ट एशिया में उपस्थित था। और पीछे चलते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि एक हमारे देश के इतिहासकारों ने, कालिदास नाग, आरसी मजूमदार, इन लोगों ने 40s में एक सोसाइटी कलकत्ते में बनाई थी, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, जिसमें यह स्थापित किया गया कि 8वीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक कंबोडिया हो, श्याम देश हो, महाचीन देश हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, ये सारे के सारे ग्रेटर इंडिया के पार्ट थे। और वहां पर जो आज भी हम कहते हैं कि अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहीं है तो कहां पर है? अंकोर वाट, थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर। भारत के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपको देवासुर जो समुद्र मंथन है उसका दृश्यांकन नहीं किया गया है, मगर थाईलैंड के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट के ऊपर उस समुद्र मंथन का दृश्य बहुत पक्के स्ट्रक्चर के साथ एयरपोर्ट के बीच में बनाया गया है। आप लोग ये भी जानते हैं कि वैदिक धर्म दर्शन का व्याख्या करने वाला इंसाइक्लोपीडिया रामायण और महाभारत
इन दोनों का आज भी वहां के लोक जीवन में, वहां इस्लाम आ गया हो, बुद्धिज्म आ गया हो और कुछ भी आ गया हो, मगर वो सारा का सारा उनका जो लोक कला, लोक नृत्य, लोक संस्कृति है, वो रामायण और महाभारत के ग्रंथों की कथाओं के आधार पर है। ये भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा को अब हम एक और विषय में देखते हैं, वो है आधुनिक भारतीय भाषाओं के संदर्भ में। हम जानते हैं पिछले 1500 सालों में भारत में आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य सृजन हुआ। अगर आप देखेंगे तमिल का सबसे आद्य ग्रंथ कौन सा है, तो आद्य ग्रंथ है उनका आगम, शैव आगम साहित्य। वो शैव आगम साहित्य परंपरा कहती है कि पहले मूल संस्कृत में था और बाद में उसका तमिल में अनुवाद किया गया। अगर आप कहें कि तेलुगु भाषा का आद्य ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे कि वो रामायण का तेलुगु रूपांतरण। यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं को साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए जो साहित्य चाहिए था, वो पूरा का पूरा हमारे वैदिक चिंतन से परिपूर्ण जो हमारा पुराना साहित्य है, रामायण की कथाएं हैं, महाभारत की कथाएं हैं, उनके आधार पे इन आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने अपनी भाषाओं के साहित्य का निर्माण किया। एक विषय और भी है कि ये वैदिक धर्म दर्शन कितना उपयोगी रहा है हमारे समाज के लिए। जब 11वीं शताब्दी में इस्लाम की दास्ता में ये भारत भूमि जकड़ गई, हमारे लिए जीना मुश्किल हो गया, उस समय इन भारतीय भाषाओं में महान संतों ने जन्म लिया। चाहे वो ज्ञान देव हो, चाहे नामदेव हो, चाहे नानक देव हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु बांग्ला में हो, चाहे आसाम में शंकर देव, माधव देव हो, इन सब संत कवियों ने भक्ति आंदोलन के समय में हमारे वेदों का जो तत्व था, उस वैदिक तत्वों को उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में विपुल साहित्य रचना करके समाज को संजीवनी प्रदान की। अद्भुत काम था ये, अद्भुत। ये दुनिया के किसी समाज के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा कि पूरा देश का संत साहित्य अपनी विभिन्न भारतीय भाषाओं में एक ही भाव को प्रकट कर रहा है कि हे भारतीय समाज, तुम वैदिक ऋषियों की संतान हो, उन वैदिक ऋषियों के ज्ञान से ही तुम आज तक जीते आए हो और उसी से तुमको आगे भी संबल लेकर जीवन का आगे का रास्ता देना है। ये जो विषय है ये सामान्य विषय नहीं है। अभी 2 साल पहले ऑल इंडिया ऑडिटर कॉन्फ्रेंस में फिलॉसफी वाले सेशन को शेयर कर रहा था, तो वहां पर 4 शोध प्रबंध बीच में कोई और रमेश जी की आवाज गई? कर क्या बात हुई? सर का माइक म्यूट हो गया था। तो उस ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में जब वो शोध निबंध मैंने सुने, तो उस समय मुझे ये आश्चर्य हुआ कि सारे वो यंग स्कॉलर्स यही लेके आ रहे हैं समर्थ रामदास के इन अभंगों में, इन वचनों में कैसे वैदिक ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के विषय आ रहे हैं, कैसे उपनिषदों के वचनों को उन्होंने मराठी में या अपनी बांग्ला में या तेलुगु में उन्होंने कैसे समाहित किया। उससे मेरी भावना परिपुष्ट हुई कि ये 4 रिसर्च स्कॉलर्स 4 अलग अलग प्रांतों से अपने अपने प्रांत के संत कवियों के साहित्य को लेकर इनकी वैदिक मूलता को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने पुनर्जागरण का उन्होंने
प्रारंभ में वेदों को लिया, मगर वेदों के विषय से उनको, क्योंकि उनको मुकाबला करना था क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियनिटी के एकेश्वरवाद से, तो उन्होंने उस एकेश्वरवाद को भारतीय समाज में लाने के लिए उपनिषदों को अपना आधार बनाया। देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन का ब्राह्म समाज, महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज, उन्हीं भारतीय वैदिक चिंतन को लेकर अपने अपने समाज में पुनर्जागरण का कार्य करने लगा। भारतीय अध्यात्म के पुनर्जागरण करने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से नैतिक और पारमार्थिक रूप से अस्त समाज को जो दिव्य दृष्टि प्रदान करी, उसका पूरा का पूरा आधार उन्होंने वैदिक दर्शन को आधार बनाया। वही वैदिक दर्शन जो मूल रूप से वेदों में था और जिसका उपनिषदों में विस्तार से व्याख्यान किया गया, उस विषय को लेकर स्वामी विवेकानंद ने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि आज तक कोई भी व्यक्ति जो भारतीय चिंतन परंपरा की पराकाष्ठा को, उसके महत्व को हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता को अगर समझना चाहता है तो उसके लिए विवेकानंद पढ़ना अनिवार्य हो गया है। यही कारण है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक हो, या उसके बाद के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक हुए, उन सबको विवेकानंद से प्राप्त दृष्टि के अनुसार इस भारत को समझने का और संवारने का उन्होंने सपना देखा। महात्मा गांधी के विषय में लोग ये हैं कि वो वैदिक परंपरा के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। गांधी ने अपनी पुस्तक मेरे सपनों के भारत में लिखा है, मैंने अरविंद अग्रवाल जी को दिखाया था 3-4 दिन पहले। वो कहते हैं कि मेरा जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज की मैं कामना करता हूं, वो स्वराज वैदिक शब्द है। और वैदिक स्वराज का जो अर्थ है वो है व्यक्ति का स्वातंत्र्य पूर्वक समाज का सर्वांगीण विकास, वह है स्वराज। वही हमारा वैदिक चिंतन का मूल है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं, आजादी के बाद पिछले 75 सालों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन से लेकर और आज जो हमारे समाज में, चाहे रामदेव जी का काम हो, चाहे पंडित श्री राम शर्मा जी का काम हो, चाहे पंड्या जी का काम हो, चाहे श्री श्री रविशंकर महाराज का काम हो, चाहे महेश योगी का काम हो, ऐसा कोई भी चिंतन परंपरा का व्यक्ति नहीं है जिसने इस निरंतरता में चली आ रही वैदिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा को छोड़कर अपना कोई स्वतंत्र मार्ग बनाने का प्रयास किया। क्योंकि वो हम सब ये जानते हैं, वो लोग सब जानते हैं, पिछले हजारों लाखों सालों में इस वैदिक समाज ने जो अपनी कंटिन्यूटी में, निरंतरता में अक्षुण्ण परंपरा की जो यात्रा रखी है, इस परंपरा को अगर हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो वैदिक धर्म दर्शन है वो केवल भारत के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। हमारे जयपुर के पंडित मधुसूदन ओझा ने वेदों का जो वैज्ञानिक व्याख्यान किया, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त उस ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार करने का वेद साधन है, ये बताता है। हमारे राजस्थान के ही डॉक्टर फतेह सिंह ने उस वैदिक समाज के मूल भावनाओं को अपने विभिन्न शोध निबंधों ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया। हमारे पंडित सातवड़ेकर जी ने उसी वैदिक तत्व को सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत करके वेदों का ज्ञान हमारे लिए सुलभ करा दिया।
मगर समस्या ये है कि इतनी समृद्ध वैदिक परंपरा के संवाहक होने पर भी हमारा ये समाज हजारों साल की गुलामी और आज इस पश्चिमी शैतानी सभ्यता के आगोश में क्यों गिरता जा रहा है। विषय आज ये है। कारण ये है कि आज जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो एक बार इस विषय को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के उद्धार का मार्ग सिर्फ एक ही है, वो ये है कि हम अपनी हजारों लाखों सालों से चली आ रही वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा की पुनः स्थापना करें। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे संतों ने हमको मार्ग दिखाया, मगर क्या कारण है कि पिछले 75 सालों में आजादी के बाद भी उस दिशा में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मुझे उसमें कारण एक ही दिखाई देता है। जिस तरह से हम घर में आने वाले पंडित जी को सम्मान देते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसके वचनों में हमारी आस्था है, मगर वो आस्था दिमागी है, मन से नहीं है। पिछले 75 सालों में जो भी संविधान को बनाने से लेकर सारी शिक्षा नीतियां, सारी अर्थव्यवस्था, सारा जो हमने अपने प्रपंच, अपने समाज के उद्धार के लिए लगाया, वो पूरी की पूरी तरह से हमारी भारतीय वैदिक परंपरा के विरुद्ध है। आचार्य बजरंगलाल जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानव एकात्म दर्शन के अनुसार जो भारतीय चिंतन की अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो हमारी आर्टिजनशिप इस इंडियन सोसाइटी की कलात्मकता थी, उस जो कि जिसने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, जिसको लूटने के लिए हजारों सालों में विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया, उन सब चीजों को हमने मन से स्वीकार नहीं किया। और जब तक कोई विषय मन से स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उसका व्यवहार में पालन हो ही नहीं सकता। इस नई सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाकर हमारे सामने प्रस्तुत की है और उसके बड़े बड़े उद्देश्य भी रखे हैं। वहां पर वो कहता है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को हम शिक्षा व्यवस्था में लाएंगे, मगर कोई भी सरकार खुल के क्यों नहीं कह सकती कि पिछले हजारों लाखों सालों से जिन ज्ञान परंपराओं के आधार पे इस समाज ने सोने की चिड़िया बनने का स्थान प्राप्त किया था, उन परंपराओं को आधार बनाकर आधुनिक संदर्भों में हम अपने समाज का भविष्य में संचालन करेंगे। कोठारी की शिक्षा नीति में कुछ कमी नहीं थी, उसमें भी भारतीय संस्कृति के तत्वों को प्रवेश देने का विषय था। राममूर्ति कमेटी ने भी उसमें कुछ ऐसा ही प्रयोजन दिखाया था। राधा कृष्ण ने की रिपोर्ट में भी कुछ ठीक ठाक सा ही ऐसा था। और आज तो बहुत कुछ आपके सामने स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ विषयों को लिया गया है, मगर विषय वही है कि इनको क्रियान्वयन की दिशा में कौन लेकर जाएगा। क्रियान्वयन जिन ब्यूरोक्रेट्स के या जिन एजुकेशनिस्ट के हाथ में है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और जादवपुर या आईआईटी, आईआईएम्स हैं, ये सारे के सारे केवल प्लेसमेंट के लिए हैं, कॉर्पोरेट और विदेशी कंपनियों के लिए टेक्नोक्रेट्स को पैदा करने वाले हैं। ये भारतीय समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले शिक्षण संस्थान नहीं है। क्योंकि जब तक आप 95% जो भारतीय भाषाओं में रहने वाला समाज है, उनके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक उद्धार के विषय में योजना बनाने वाले शिक्षण संस्थान, शिक्षा व्यवस्था वाले संस्थान नहीं बनेंगे, तब तक हमारी पिछले हजारों लाखों सालों से चली आ रही जो ज्ञान परंपरा है, वैदिक ज्ञान परंपरा जिसका आधार है, उसकी स्थापना नहीं हो पाएगी। जब तक वो स्थापना नहीं होगी, ये समाज अपनी अस्मिता को नहीं पहचानेगा। अपनी अस्मिता को नहीं पहचानेगा तो वो एक विश्व कल्याण के लिए प्रस्तुत समाज के रूप में सन्नद्ध नहीं हो पाएगा। दुखद यही है पक्ष हमारे भारतीय समाज के सामने।
कि हमारी आस्था है, नारेबाजी है, मगर हम उसको क्रियान्वयन के समय वहीं के वहीं रह जाते हैं। कारण यह है कि हम योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को स्थापित करना नहीं चाहते। हम सुविधा भोगी समाज बन गए हैं। हमारे समाज में जो तपस्वी लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जब तक उनका आप सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हजारों साल की गुलामी आई तो उसका कारण सिर्फ एक था, क्योंकि हमने अपने समाज के मूल आधार जो वैदिक सूक्तों में वचन है, ऋषियों की जो परंपराएं हैं, आश्रमों में विकसित ज्ञान विज्ञान परंपरा है, उनको त्याग करके हमने सरल मार्ग, नकल का मार्ग, पश्चिमी मार्ग को लाने का मार्ग, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वेद को आप जानना चाहते हैं तो ये जो 5% अंग्रेजीदा समाज है वो पेंगुइन की बुक पढ़ता है, वो 7 वाले घर की किताब नहीं पढ़ेगा, वो हिंदी में है। और पेंगुइन की जो किताब है वो एल्स्ट वाली है, जिसके अभी तक भारत में 12.5 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। 200 पेज की किताब, जिसमें पूरे वैदिक समाज का, वैदिक धर्म दर्शन का इतनी बुरी तरह से प्रस्थापन हुआ है कि हमको शर्म आएगी कि हम वैदिक समाज हैं। यानी जो हमारे समाज में गलतियां गंदगियां नहीं है, उनको भी इन विदेशी विद्वानों ने, इन यूरोसेंट्रिक अमेरिका सेंट्रिक लोगों ने, और हम सब लोग यूनिवर्सिटीज में बैठे प्रोफेसर उसी यूरोसेंट्रिक चिंतन को अपनी समाज की युवा पीढ़ी को परोसने में लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोग उन विदेशी विद्वानों के, शेल्डन पॉलॉक जैसे, विंडी, अनेक नाम है इनके, इनका पूरा इतिहास है। पिछले 200 सालों में इन्होंने एक भाषा विज्ञान जैसा विषय बना के दे दिया, जबकि सारे पंडित भगवत दत्त, स्वामी दयानंद की परंपरा के विद्वानों ने यह स्थापित किया कि अगर दुनिया में कोई मूल भाषा है तो वो वैदिक भाषा है। उसके आधार पर ही भाषा विज्ञान का विषय प्रारंभ होता है। मगर ये कंपैरेटिव फिलॉलॉजी के विषय में उन्होंने एक कल्पना कर दी, आर्यों के बाहर आने को स्थापित करने के लिए। वो विषय था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। वो कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो इंडो यूरोपियन टेक्स्ट है, यानी वो इंडो यूरोपियन टेक्स्ट जिसमें यूरोप का या सेंट्रल एशिया का या पश्चिम एशिया का एक भी तत्व प्राप्त नहीं होता, जो केवल सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों की महान तपस्या के द्वारा, जो ऋषियों के ने मंत्रों को दृष्ट किया, उसके दृष्टा बने, उसका ही तत्व दर्शन हमको होता है। बहुत से विषय हैं। मुझे मंगल सृष्टि ने यह अवसर प्रदान किया कि मैं इस 42 मिनट के अंदर अपने मन की वेदना को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और भगवान वेद से प्रार्थना कर सकूं, हे भगवान वेद, हमारा भारतीय समाज, हमारे विश्व का प्रबुद्ध समाज, आपने जो ऋषियों को दर्शन दिया उस दर्शन के आधार पर है, हमें शक्ति दो, हम अपनी उस वैदिक परंपरा के सच्चे संवाहक बनकर इस भारत माता की कुछ सेवा कर सकें। ओम शांति शांति शांति। भारद्वाज जी का बहुत 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 धन्यवाद कि इन्होंने वेद के गंभीर विषय को हमारे समक्ष बहुत ही संक्षेप में, स्पष्ट शब्दों में हमारे समक्ष रखा, हमें समझाया कि किस प्रकार से वेद भारतीय समाज के मूल आधार हैं और किस प्रकार से समय समय पर, आज ही नहीं हजारों साल से जब भी आवश्यकता पड़ी, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब देश में आपत्ति आई है तब तक ईश्वर का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी प्रकार से जब भी वेद ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है, आज भी वैदिक साहित्य से प्रेरित संत हमें प्रेरित कर रहे हैं। परंतु आज की जो चुनौतियां हैं हमारे सामने वही बहुत गंभीर हैं। आज की सामयिक समस्याएं वो बहुत गंभीर हैं, उनको बहुत ही विस्तार से हमें बताया है कि उन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं प्रबुद्ध जनों से आग्रह करता हूँ कि इनको जो भी प्रश्न हो वो अपना कृपया रखें, उन सब का बाद में
उत्तर मान्य भारद्वाज जी, उन सबका समाधान करेंगे मान्य भारद्वाज जी। कृपया जो भी मानव अपना प्रश्न पूछे अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी जी नमस्कार। आदित्य गौड़ा जी बोलो। जी आदित्य गौड़ा जी 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 वीडियो करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। जी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी माननीय और पूजनीय आदरणीय श्री बजरंग लाल गुप्त जी के चरणों में सादर प्रणाम। आचार्य भारद्वाज जी का भी उद्बोधन, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर उद्बोधन और एक लंबी परंपरा जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, और कैसे हमारे ऊपर दायित्व है उसे कैसे हम उसका निर्वाह करें और कैसे आगे बढ़ा जाए, एक बड़ी चुनौती की ओर संकेत किया गया। अब अपनी आवाज आएगी। मैं आदरणीय भारद्वाज जी से निवेदन कर रहा था कि एक शब्द का प्रयोग किया गया, महाचीन। चीन को महाचीन शब्द के साथ में भी संज्ञा दी गई। इससे क्या आशय रहा है, किस ओर ये संकेत है, मैं इसको नहीं समझ पाया था। कृपया थोड़ा सा मुझे बताएं आदरणीय भारद्वाज जी। ये क्या नाम है, जब ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें जो सिल्क रूट के जो चीन के कब्जे के देश थे उनके विषय में ये टर्म वहां यूज की गई, चीन और महाचीन। और से तात्पर्य यही था कि एक सिल्क रूट वाला जो एक विशाल भूक्षेत्र है उसको उन्होंने महाचीन के साथ, यानी महाचीन में वो लोग जो है कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों जो जिन पे चीन का कब्जा था उनको भी वो शामिल कर लेते थे, ये विषय। जी अन्य धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगले किसी को बुलाइए। नमस्कार को जी, कोई और बोलना चाह रहे हैं सर? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, आदरणीय रमेश जी ने, डॉक्टर रमेश ने बहुत सुंदर वेदों के विषय में बताया। तो बस मैं यही कहना, प्रश्न था मेरा कि यदि संस्कृत है तो संस्कृति है और वेद भी आसान हो जाएंगे यदि हम संस्कृत को पाठ्यक्रम में अपने कर लें शिक्षा में, तो ये हो जाएंगे। क्योंकि वेद में तो कहा ही गया है कि यस्मिन् ऋचा साम यजुषेक वंश प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित् सर्वोत्तम प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। चार वेद निगमागम सारे, ईश ज्ञान के सुंदर स्रोत, रथ के पहिए में जो अरे वैसे रहते ओत प्रोत। जंगम जग का चित चंचल हो, जिसमें रहता निष्ठावान, नित्य युक्त शुभ संकल्पों से यह मन मेरा हो भगवान। तो मेरा यही निवेदन था कि यदि हम संस्कृत को अगर प्रमोट करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रमों में आता है और वेद का अध्ययन और स्वाध्याय जो है वो अधिक सुलभ हो जाएगा और सहज हो जाएगा। इसमें जो आपका विषय है, अब संस्कृत एक भाषा नहीं है, भाषा ही नहीं है जी। संस्कृत भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा की सभी शाखाओं की संवाहिका है। अभी नई शिक्षा नीति में विषय आया कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा को शिक्षा व्यवस्था में लाएंगे, तो सब लोगों ने विचार किया कि कैसे लाएंगे कैसे लाएंगे। उस समय मैंने एक समाधान दिया, उस पर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है 3 दिन का वर्कशॉप भी किया। ऐसा है कि आज के विश्वविद्यालयों में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में हो, चाहे सोशल साइंसेज में हो, चाहे साइंसेज में हो, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में हो, इन सब विषयों में भारतीय समाज ने संस्कृत में निहित साहित्य अपार है। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं ऑनर्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारा वेस्टर्न थॉट पढ़ाते हैं।
मगर भारतीय समाज में पिछले हजारों लाखों सालों में जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस है उसका स्पर्श अपने बच्चों को नहीं कराते। ऐसे ही अगर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिकल साइंस हिंदुस्तान में ऋग्वेद काल से चली आ रही है, जिसके सारे एग्जांपल्स आपके पास बहुत साहित्य भी है। तो हमको इन सब विषयों में मॉड्यूल्स डेवलप करने चाहिए। ये है ज्ञान विज्ञान परंपरा को और संस्कृत को मुख्य मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने का वो तरीका है। यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये काम कोठारी साहब ने शुरू किया था इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में, मगर उस समय जब उनको हिस्ट्री ऑफ साइंसेज इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने उठा के वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ साइंसेज को पढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि इंसा ने, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने कोठारी जी की अध्यक्षता में ये कोशिश की थी हम इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करें, पर कोई भी भारतीय विद्वान तैयार नहीं हुआ। संस्कृत विभाग में हमने सोशल साइंसेस के लिए और लैंग्वेजेस के लिए ऐसे पाठ्यक्रम बनाए, इलेक्टिव कोर्सेज, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा 40% संस्कृत के विभागों का वर्कलोड बढ़ गया। जहाँ 3 अध्यापक थे वहाँ 5 हो गए। तो एक ये व्यवस्था है कि जो राष्ट्रवादी केमिकल साइंस के स्कॉलर है, फिजिक्स के हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, वो संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में निहित जो ये टेक्निकल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके मॉड्यूल्स बना के अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ें। क्योंकि हमारे यहाँ जो साइंस और टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट्स सोशल साइंसेस पैदा हुए हैं, ये सारे इस देश की जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने वो विषय रखा है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है वो अपने से पूर्ववर्ती 20 आचार्यों का मत देता है, जो कि हमारे कॉमर्स को, इकोनॉमिक्स को, हमारी राज्य व्यवस्था को, पॉलिटी को कैसे गवर्न करता है उसका संकेत देता है। हमको वो सब विषय लाने चाहिए अपनी शिक्षा व्यवस्था में। संस्कृत केवल भाषा लाने से नहीं होगा। भाषा बोलना अच्छी बात है, सीखना अच्छी बात है, मगर उस संस्कृत में निहित जो पिछले हजारों लाखों सालों की ज्ञान विज्ञान परंपरा की एक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही थी, जो 18वीं शताब्दी तक इस हिंदुस्तान में थी, जैसा धर्मपाल जी बताते हैं, हमको वो विषय लाना चाहिए जी। और कोई प्रश्न? अगला प्रश्न करवाओ। मैं सादर प्रणाम करता हूं बाबूजी को, अजय झा सत्यवती कॉलेज से, और बड़े भाई भारद्वाज सर के व्याख्यान के बाद प्रश्न नहीं रहता है। सदा सर का जो व्याख्यान होता है वह प्रश्न और उत्तर से समन्वित होता है। तो मैं केवल इस सभा को बताना चाह रहा हूं कि सर जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मार्च महीने में एक भव्य कार्यक्रम किया गया था गांधी भवन में, और सर ने लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 विशेषज्ञों को, और एक विषय के विशेषज्ञ नहीं, तमाम विषय के विशेषज्ञ आए थे। और मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, मैनेजमेंट से आई थी, मैम का नाम अभी विस्मृत हो रहा है मुझे। उन्होंने प्रूफ किया कि आज जो मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है और मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हम तरसते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाता, वो कुछ नहीं है। उनका पूरा का पूरा आधार वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य और पुराण में समाहित है। बाबूजी, मैं इस बात को जोर से कह रहा हूं कि गुरुजी के पास, बड़े भाई रमेश जी के पास पीपीटी भी होगा, पीपीटी उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो संस्कृत जो सर कह रहे हैं कि केवल एक भाषा नहीं है कि हम बोलना सिखा दें, कई संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, यहाँ से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इसको भाषा के रूप में और हर विषय के लोगों को जानना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया और तमाम लोग जो है, जो इन बातों को जानते हैं, सर जिस तरह से एक मंच नहीं है, ये तमाम मंच पे सर का भाषण ऐसा होता है, उद्बोधन होता है, लेकिन जो हम लोग हैं इन बातों को उस रूप में नहीं रख पा रहे हैं। केमिस्ट्री का बेस हमारी संस्कृत में है, मैथ का, वैदिक मैथमेटिक्स आप देखिए गुरुजी कितना उत्तम है। तो
जरूरत इस पर है, इस पर कार्य होना चाहिए और भारद्वाज सर इस पर बहुत काम कर रहे हैं। सर को बधाई और बाबूजी को विशेष रूप से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि 1.5 साल के बाद ये अवसर आया है जब मैं आपको देख रहा हूँ, इस मंच के सदस्यों को देख रहा हूँ, पर उन्होंने ऐसा कर दिया। बीच में 1-2 बार फोन पर बातचीत हुई, लेकिन आज जो आनंद आया सभी को देखकर वो बहुत खुशी प्रदान कर रहा है मुझे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा अनवरत, जिस तरह से पहले चल रहा था। और मिठाई भी खाते थे हम लोग, आज वो मिठाई नहीं मिलेगी लेकिन आगे जरूर मिलेगी। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आयोजन के लिए और सर के प्रति इतने उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए। सर प्रणाम। अगला प्रश्न। एक प्रश्न है, भारतीय चिंतन के 5-7 बिंदु अगर भारद्वाज साहब बता दें तो ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद जी। कौन से तत्व कह रहे हैं आप? भारतीय चिंतन के तत्व क्या हैं, भारतीय चिंतन क्या है, उसके कुछ पॉइंट बता दें तो अच्छा है। जी देखिए, ऐसा है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा का जो मूल तत्व है वो याज्ञिक कर्मकांड के माध्यम से प्रकट होता है। हमारे जयपुर के पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस विषय को बहुत विस्तार से रखा है कि हम जो इस सृष्टि में मानव के रूप में उपस्थित हैं, वो पूरी सृष्टि प्रक्रिया को सही रखने के लिए जो कर्म किया जाता है वह याज्ञिक कर्मकांड है। यानी आज जो सबसे बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट को लेके, पारिस्थितिकी परिवर्तन के दृष्टि से, उन सब के बीच में संतुलन कायम करने की दृष्टि जो देता है वो है हमारा वैदिक ज्ञान विज्ञान परंपरा। दूसरा विषय जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपने लिए नहीं हैं। हम पूरी जो हमारा वैदिक संस्कृति का संदेश है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी चर्चा अग्रवाल जी ने की। तीसरा विषय जो हमारा इसमें हमें संदेश देता है हमारा संस्कृति का, वो ये है कि समाज हमेशा उन व्यक्तियों के आधार पे चलता है जिसे हमारे यहाँ योग्यता कहा जाता है। हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है और उस चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में हमें मानव को उत्तरोत्तर प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे मनुस्मृति कहती है शूद्र, हम पैदा तो बिल्कुल शुरुआत से होते हैं, शुद्र रूप में होते हैं, धीरे धीरे हम जो है अपनी प्रगति का एक मार्ग बनाते चला, उत्तरोत्तर प्रगति का रास्ता हम दिखाते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसका संदेश जो है वो है सत्यान्वेषण, कि हम लोग जीवन में प्रत्येक वस्तु का जो यथार्थ है, सत्य स्वरूप है, उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। और जो अंतिम तत्व भारतीय संस्कृति का है वो है जिसे भगवान महावीर ने प्रमुखता से हमारे सामने दिया, और महाभारत में अंतिम वचन जो कहा वेदव्यास ने, अहिंसा परमो धर्मः, और उस अहिंसा तत्व को ही भगवान बुद्ध ने भी लिया। और अहिंसा तत्व को जिस तरह से भगवान महावीर ने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जाकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो है हमारी मुख्य तत्व हमारी भारतीय संस्कृति का। अगला प्रश्न जी। अगला प्रश्न। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं डॉक्टर रचना बिमल सत्यवती महाविद्यालय के हिंदी विभाग से संबद्ध हूँ। सर, मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो साहित्य है वह खासकर स्वतंत्रोत्तर पूर्व का, जो स्वतंत्रता से पूर्व का साहित्य है, वो कहीं ना कहीं भारतीय चिंतन और वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ साहित्य है। तो हमें कुछ ऐसे अच्छे
संस्कृत बेस्ड किताबों की सूची उपलब्ध हो जाए जिन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के व्याख्यान में सुन रही थी कि मात्र 200 पृष्ठ की पुस्तक ने पूरे के पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य को, अवधारणा को ही गलत स्थापित कर दिया। अगर ऐसी पुस्तकों की सूची हो तो हम उन्हें अनुवाद करके और उनका खंडन करके कम से कम अपने जीवन में सार्थकता ला सकते हैं। तो चुनिंदा 10 या 15 संस्कृत की ऐसी पुस्तकें जो हिंदी में हो उन्हें हमें उपलब्ध कराया जाए तो महती कृपा होगी। धन्यवाद सर। नहीं, ये बहुत आपने बहुत बड़ा विषय कहा है। हम कोशिश करेंगे श्रद्धेय बजरंग लाल जी के सानिध्य में मंगल सृष्टि के माध्यम से इस तरह के साहित्य को हम प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भूमि वीरों से रहित है। पिछले 100-150 सालों में, जैसे आपको इतिहास की बात है तो पंडित भगवत दत्त ने लाहौर में जो भारतवर्ष का सच्चा इतिहास लिखा है, हिंदी में लिखा है, पर हम लोगों ने उसको अपने कहीं पर उसका प्रचार प्रसार किया नहीं। अब जैसे क्या है कि मार्क्सिस्ट आलोचक है रामविलास शर्मा, उन्होंने पश्चिम के ये जो इंडो यूरोपियन और भाषा विज्ञान का विषय दिया उसका उन्होंने खंडन किया, मार्क्सिस्ट होते हुए भी। भगवान सिंह ने जो पुस्तकें हमारे सामने लिखी वैदिक हड़प्पन्स, इन्होंने ये बताया कि हड़प्पा काल का जो भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हमको मिलते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, वे सारे के सारे हमारे वैदिक टेक्सटुअल एविडेंस से मेल खाते हैं। काम बहुत लोगों ने किया हुआ है। आवश्यकता ये है कि उन सब विचारों को एक आधुनिक संदर्भों में सही परिप्रेक्ष्य में संपादित करके प्रकाशित करके हम जनता के सामने प्रस्तुत करें। आपका बिल्कुल सही है ये कहना कि हम राष्ट्रवादी या वेदवादी जो हम लोग हैं, भाषण तो बहुत देते हैं, बोलते तो बहुत है, मगर जो स्थायी कार्य होता है वो होता है पुस्तकों के माध्यम से। साहित्य प्रचार का काम बहुत बहुत मुख्य है, उसमें हम कमजोर हैं, हम उसको ठीक करेंगे और इस तरह का जो साहित्य है उसको राष्ट्र के सामने उपस्थित करेंगे। डॉक्टर राम अवतार जी रखेंगे अपनी बात। नाम रमेश जी, नमस्कार। आपने जो मूल विषय, चिंतन का विषय या इतिहास का विषय या भौगोलिकता का विषय, वो बड़े गूढ़ तरीके से और संक्षिप्त में बहुत सफल तरीके से प्रदर्शित किया है सबके सामने। मैं समझता हूँ कि अगर ये सबके सामने होता तो और अधिक अच्छा होता, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें ये संभव नहीं। देखिए, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन वेदों में जरूर रुचि रखता हूँ और ब्राह्मण होने के नाते मेरा एक धर्म भी है। हम वेद को पुराण से भी अधिक महत्व देते हैं। हम ये कहते हैं कि इतिहास और पुराण एक शब्द हम बताते हैं, लेकिन वेद और इतिहास है वास्तव में, क्योंकि पुराण वेदों में से ही निकला है और वेदों का ठीक से अनुसंधान होना चाहिए और अधिक, ताकि इसकी प्रामाणिकता और अधिक समृद्ध तरीके से बनाई जा सके। जो लोग वेदों का खंडन करते हैं, चाहे वो मार्क्सिस्ट हों या दूसरे लोग हों, वो निराधार तरीके से इसको करते हैं, क्योंकि इतिहास को जोड़कर वो बात नहीं करते, इसमें इतिहास नहीं देखते हैं। वो अपनी बात अवश्य कहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को उसमें रोकते हैं। और चूंकि अब ये 2 सदी से भाव है पाश्चात्य शिक्षा का, उसके कारण ये हमारे विद्यार्थियों को हमारे चिंतन से उसका एक गहन अध्ययन प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने ही जो विचार है उनको नहीं ठीक से रख पा रहे हैं। देखिए, इतिहास कोई सत्य नहीं होता, अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य होता है लेकिन अंतिम सत्य नहीं होता, उसकी खोज होती रहती है, उसमें जुड़ता रहता है और वो चलता रहता है, एक प्रोसेस होता है। तो जो हमारे पुराने लोगों ने ये तो लिखा है, उससे प्राचीन तो कोई विषय है नहीं ऐसा जो लिखित रूप में प्रमाणित हुआ हो, मिला हो, वे भी हैं। तो किसी ने भी चाहे इसके पक्ष में लिखा हो चाहे विपक्ष में लिखा हो, तो बिना वेदों को संदर्भ माने कुछ भी नहीं
कहा गया, ना तो उसके पक्ष में ना विपक्ष में, इसलिए वो आधार है, इसलिए उन पे अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। और वो प्राकृतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति जो भी हमारे ऋषि मुनि हुए। मेरा प्रबुद्ध जनों से अनुरोध है कि कृपया केवल प्रश्न पूछें इसमें, यदि इस व्याख्यान के संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो, और हमारे पास समय बहुत सीमित है, जूम से बहुत कम समय मिला है, कृपया उतने तक सीमित रखें। आपके कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु किसी को प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखें। प्रोफेसर रामावतार जी ने जो कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुख्य विषय ये है शर्मा जी। हमारा वेद व्यास कहता है इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत्। इतिहास यानी रामायण और महाभारत और पुराणों का साहित्य, इसका उद्देश्य ही वेद व्यास कहते हैं कि वेद के अर्थ को उप समीप जाकर विस्तार देना है। यानी हमारे पुराणों का या इतिहास ग्रंथों का उद्देश्य यही है। हमारे सिख धर्म के 10 गुरुओं ने जो साहित्य लिखा, हम ज्यादा दूर जाने की बात नहीं करते, हमारे 10 गुरुओं ने जो कहा वो ये कहा कि वेद धर्म की रक्षा के लिए इस सिख पंथ की स्थापना की जाती है। हमारा तो पूरी हमारी चिंतन परंपरा यही कहती है कि वेद हमारा आधार है, और जहां वेद नहीं है वहां भारत ही नहीं है। जी, और कोई प्रश्न हो तो रविंद्र जी, या फिर आदरणीय जी को सुने। मेरा छोटा सा प्रश्न है जी जी कि कल गुरु पूर्णिमा थी, उस गुरु पूर्णिमा में और गुरु शिष्य परंपरा पर बहुत उल्लेख हुआ था जी। वेद की दृष्टि से जो है गुरु और शिष्य का संबंध क्या रहा है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए। देखिए, अगर आज वेद आपके सामने अपने मूल रूप में उपस्थित हैं तो उसका श्रेय हमारी गुरु शिष्य परंपरा को ही है। ये गुरु शिष्य परंपरा कितनी त्यागमय तपस्या के जीवन की है, मैं इसके लिए पूर्णमल जी आपको एक उदाहरण दूंगा। केरल में सामवेद की एक शाखा के एक पंडित थे, जिनकी पत्नी का देहांत जल्दी हो गया तो उन्होंने अपने बेटे को त्रिवेंद्रम पढ़ने भेज दिया गांव से। बेटा वहां मामा के पास रहकर CS हो गया, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। और वो उस नौकरी के बाद पिताजी के लिए कुछ उपहार वस्त्र लेकर घर जाता है। पिता उन वस्त्रों को उपहार को लेके भगवान वेद सामवेद के चरणों में रख के रोने लगता है। पुत्र कहता है पिताजी मैं आपके लिए इतने उपहार लाया हूं, मैं मुझे इतनी अच्छी नौकरी लगी, आप रो क्यों रहे हैं? तो पिता ने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि हे भगवान वेद सामवेद, मुझे क्षमा करना कि पिछले हजारों सालों से हमारे कुल में सामवेद की इस शाखा का जो अध्ययन हमने अक्षुण्ण रखा था वो नष्ट हो गया, क्योंकि मेरा पुत्र जो है अब वो कंपनी सेक्रेटरी बनके कहीं कंपनी में नौकरी करेगा। हमारे कुल में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए रो रहा हूँ, तुम्हारी प्रकृति पे नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हमारी इस गुरु शिष्य के रूप में चली आ रही जो परंपरा है उसका उन्मूलन हो जाएगा। हेलो, हाँ भैया। उस पुत्र ने उसी समय अपने पैंट कोट निकाले, लुंगी धारण की और कहा पिताजी मैं अपने पूर्वजों की इस परंपरा का उन्मूलन नहीं होने दूंगा, मुझे आज के बाद चैन नहीं जाना। और आज वो व्यक्ति इस देश में सामवेद की उस शाखा का गाने वाला अकेला व्यक्ति ही है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा ना होती, इन ब्राह्मणों का इतना त्याग और तपस्या ना होती, तो आज क्योंकि वेद के एक ध्वनि भी
जो आज से 1,00,000 साल पहले जिस ढंग से उच्चारण होता था, उसी स्वर में उसी ढंग से आज भी इन ब्राह्मणों ने गुरु शिष्य परंपरा ने जीवित रखा है। काशी में हमारे जयपुर के हिंडौन के बल्कि पंडित युगल किशोर मिश्रा जी हैं, उनके पिताजी दादाजी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग के आचार्य थे। आज भी युगल किशोर जी, श्री किशोर मिश्रा जी और उनके पुत्र उसी वेद, हमारी राजस्थान की जो यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, उसको पकड़ कर रखे हुए हैं। तो गुरु पूर्णिमा में जो है, आपने जो सही कहा, मगर हम ये कह सकते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति के संवाहक महान साहित्य को अगर आज हम मूल रूप में पाते हैं, मूल रूप में वो उपलब्ध है, तो केवल इसका श्रेय इस हिंदुस्तान की गुरु शिष्य परंपरा की समृद्ध परंपरा को है, जिसको हमें प्रणाम करना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का हमारे लिए महत्व है। जी रविंद्र जी। और कोई प्रश्न किसी के? मेरा एक प्रश्न है। बालाजी। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। मैं इस व्याख्यान में पहली बार ही आया हूँ और वेद इत्यादि विषयों का मैं एक बालक हूँ इस विषयों में, इसलिए मेरा प्रश्न भी बालक के समान ही है। हम अक्सर कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो ये श्लोक कहाँ से आया है, इसकी खोजबीन करते हुए मुझे एक श्लोक मिला है ऋग्वेद में, जिसमें कहा गया है इंद्रम यम मित्रम वरुणाग्नि। ये जो श्लोक है, पूरा श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ। तो इसमें इंद्र मित्र वरुण अग्नि सुंदर पंख वाले गरुड़ यम तथा मातरिश्वा के नाम से एक ही सत्य को पुकारते हैं। तो उस सत्य का हम नाम क्या देंगे, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसका एक नाम कोई हम तय करें तो शायद समझाने में सुविधा होगी या मेरे समझने में सुविधा होगी। जी तो देखिए, इसमें जी ये विषय जो है, अगर आधुनिक विद्वानों के शब्दों में कहें तो ये बहुदेववाद से एक देववाद की ओर भारतीय समाज की स्थापना है। मगर इसका सुंदर वर्णन जो है केनोपनिषद में आता है। केनोपनिषद, केन यहां से प्रश्न प्रारंभ होता है, बाय हुम, किसके द्वारा ये सृष्टि चलती है, किसके द्वारा हम बोलते हैं, किस शक्ति के माध्यम से हमारे ये अंग उपांग सब काम करते हैं। इसके उसमें कथा आती है कि देव असुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं ने एक जो ईश्वर है ब्रह्म, उसकी कृपा से विजय प्राप्त की। इंद्र अग्नि वरुण सभी देवता वायु अहंकार में चूर होकर नाचने लगे। उस समय वहां पर एक यक्ष प्रकट होता है। यक्ष यानी अननोन फिगर। इंद्र कहता है, हे अग्नि तुम जाओ, इसको मालूम करो कि ये कौन है। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है तुम कौन हो। बोले तू मेरी छोड़, अपनी बता तू कौन है। तो मैं अग्नि हूँ। अग्नि क्या कर सकता है तू? बोला मैं पूरी सृष्टि को जला सकता हूँ। तो उसने एक तिनका अग्नि के सामने रखा। यक्ष ने कहा कि जला दो। तो समर्थ नहीं हो पाया उसको जलाने में। फिर वायु आया, उससे भी वही प्रश्न, उड़ा दूंगा, उड़ा के दिखा, नहीं उड़ा पाया। आखिर थक करके इंद्र स्वयं आता है, यक्ष गायब हो जाता है। अगले अध्याय में कथा आती है कि इंद्र हिमालय में जाकर तपस्या करता है और वहां पर हेमवती उमा की साधना में देवी प्रकट होती है और उससे वो इंद्र पूछता है, देवी वो यक्ष कौन था? तो उसने कहा वो यक्ष ब्रह्म था, वही ब्रह्म जो जिसके अंश हम सब हैं। यानी ये जितने भी प्राकृतिक शक्ति या हमारा देवता शास्त्र है, हम सब जो सृष्टि के कण कण में, क्योंकि इसको ईशोपनिषद यही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सृष्टि का जो कण कण है उस वो ईश के द्वारा व्याप्त है। तो उसको हम ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है सर्वव्यापक, ब्रीह धातु से बना हुआ है, यानी जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है वह है ब्रह्म है।
सर्वोच्च है इसलिए वो ईश्वर है, उसको आप किसी भी नाम से पुकारे, यानी ये एकम बहुधा वदन्ति, तो ये है कि वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, तो सर्वोच्च है। आवाज इससे चली जाएगी, हैंडसेट लगा रखते हैं। जी रविंद्र जी, रामविलास जी को टाइम दे दीजिए, एक मिनट बहुत। और किस चीज को? रामविलास शर्मा जी का कोई? रामविलास शर्मा जी मैं अपना प्रश्न या बात। श्रद्धेय हमारी प्रेरणा आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्ता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतने गंभीर विषय के ऊपर और डॉक्टर रमेश भारद्वाज जैसे उद्भट विद्वान को वेदों के बारे में और इतनी सरल भाषा में उनका ये विद्वानों की सभा है, मैं इसको प्रणाम करता हूं। मेरे मन में 40-45 साल से संगठनों में काम करते करते डॉक्टर रमेश भारद्वाज ने बड़े आत्मविश्वास के साथ भारतीय चिंतन की वेदों से लेकर के लाखों वर्षों से लेकर के मेरे मन में एक शंका आती है, और मैं डॉक्टर बजरंग जी को अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मंगल सृष्टि करके एक ये चर्चा का, एक ये संवाद का, पिछले 10 सालों से तो हम ये देख रहे हैं कि देश का एक राजनीतिक व्यक्ति का विरोध करते करते और सारी दुनिया का जो भारत विरोधी मंतव्य है, भारत विरोधी जो चिंतन है, वो चाहे साम्यवादी है, चाहे कोई वादी है, चाहे वो शाहीन का बाग की दिलकश दादी अपनी गठड़ी को लेके कुंडली बॉर्डर भी पहुंच जाती है, और सारे बंगाल में मेरी भाषा के ऊपर मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आप सबसे, पर मेरे एक भावुक से मन को, भारत के गांव के एक व्यक्ति को और डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी से, ये हमारे लिए तो भारतीय चिंतन के लोग हैं, जो आप जैसे तपस्वी लोग हैं, जो वेदों की परंपरा को लाखों वर्षों से ढो रहे हैं, उनके सर कटवा दिए, उनकी चोटी जनेऊ कटवा दिया, जड़वा दिया, परंतु द्विवेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए, चतुर्वेदी हो गए। और ऐसी आपने अभी डॉक्टर भारद्वाज जी ने केरल का सामवेद का एक परंपरा का उदाहरण दिया। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में हम सब के लिए ये एक चुनौती है, कभी असहिष्णुता के नाम पर, कहीं किसी मामले में बुरी से बुरी बात को लेकर के भी मैं एक राजनीतिक दल का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कसार गांव में मैं 70 में डॉक्टर जी ने वहां प्रचारक के रूप में भेजा था। वहां मुकेश मुदगिल नाम के एक बच्चे को, जो किसी आंदोलन में बैठे हुए लोगों को 6 महीने से 2 क्विंटल दूध मांग मांग करके पिला रहा था, और वो शाम को उसने ये कहा नहीं, अब तुम्हारा यहाँ अब लोग दूध देने के लिए मना करते हैं, हरियाणा का जो गांव का भाई बहन है सब जो है, अब तुम बहुत हो गया, अब उठो। और ये उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया, और वो वीडियो सबने देखी है। मैं उस गांव में गया था। मैं, हो सकता है मेरे शब्दों में पीड़ा ज्यादा हो, परंतु मैं आप सब विद्वानों से और खास करके माननीय डॉक्टर बजरंग जी से और रमेश जी भारद्वाज से ये निवेदन करता हूं कि कोई न कोई एक संगठन, कोई न कोई चेतना अपना इतना मौलिक, अपना इतना प्राचीन, जो आज भी सत्य है, जो कल भी सत्य है, और ये लोग मुखर हैं, जो कभी किसी जगह मुखर हो जाते हैं, कभी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि विचार किया जाए। इतने ही शब्दों में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। माननीय रामविलास जी ने जब पिछली बार वो शिक्षा मंत्री थे, एक बहुत अच्छा अनुष्ठान प्रारंभ किया था, सरस्वती नदी वाला। और क्योंकि वैदिक संस्कृति
सरस्वती नदी के तट पर ही विकसित हुई, तो वो पता नहीं प्रोजेक्ट का क्या हाल है, क्योंकि अब वो चर्चा में ही नहीं है। उस समय भी भारतीय विद्या भवन में जब गोष्ठी हुई थी उस सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर, तब मैंने रामविलास जी से अनुरोध किया था कि रामविलास जी, सत्ता तो आती रहती है जाती रहती है, पर एक स्थायी संस्था खड़ी कर देनी चाहिए जो इस विषय में निरंतर कार्य करती रहे। और उसका उपाय एक ही मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि सरकारी नियंत्रण से बाहर संस्था बननी चाहिए। एक इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटालिया पेरिस में काम करता है, उसकी 100% फंडिंग फ्रेंच गवर्नमेंट करती है, जो पूरे दुनिया के ओरिएंटल स्टडीज में देश के टॉप स्कॉलर्स, दुनिया के टॉप स्कॉलर्स को बुला के बैठाता है। उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता, सरकार ने पैसा दे दिया, सरकार का काम खत्म। मगर एक उसमें निरंतरता बनी रहे। जब तक रामविलास जी थे, सरस्वती प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा था, सब कुछ हरियाणा में बढ़िया काम हो रहा था। रामविलास जी नहीं रहे तो वो प्रोजेक्ट ही मतलब अब सुनने में नहीं आता है। तो इस विषय में विद्वान लोगों को विचार करना चाहिए कि हम किस तरह से ऐसी कोई संगठना करें। पश्चिम में सब कुछ त्याज्य नहीं है, उनका कुछ सुनने लायक और पालन करने लायक भी है। हमको अपने विद्वानों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वायत्तता देनी पड़ेगी। उनको आपको सम्मान तो देना ही पड़ेगा कि आप जो आप ये कि उद्देश्य आपका सही है, उस दिशा में आप काम करेंगे, हम ये दृष्टि रखेंगे सरकार का काम इतना ही है, दुरुपयोग ना हो। पर उनको स्वायत्तता देकर उस कार्य में लगाने की जो दृष्टि है वो राजनेताओं के पास होनी चाहिए, वो भारत में नहीं है। ये बहुत दुखद विषय है, क्योंकि विद्वानों को स्वायत्तता पूर्ण सहयोग करना ये राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख आधार है। नमस्कार। रविंद्र जी। अब मैं माननीय बजरंग जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन दें हमें। माननीय बजरंग जी। माननीय प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी का इतना सार गर्भित और इतने महत्व के विषय पर संक्षेप में भी, परंतु संक्षेप होते हुए भी आवाज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। संक्षिप्त होते हुए भी एक बहुआयामी वक्तव्य हम सबको सुनने के लिए मिला। मैं तो वेद का भी जानकार नहीं हूँ और संस्कृत भी प्रारंभ में पढ़ी होगी, पर आज संस्कृत का भी जानकार नहीं है। परंतु भारद्वाज जी जैसे विद्वानों के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और उनके माध्यम से वैदिक ज्ञान परंपरा के संबंध में भी श्रद्धा है। दो तीन बातें उनके वक्तव्य से ध्यान में आया है। पहली बात, वैदिक ज्ञान ये चिरंतन है, अखंड है। पश्चिम के प्रभाव के कारण से, दुर्भाग्य से, काल गणना की सीमाओं में बांधने का जो रिवाज चल पड़ा है, कम से कम भारतीय संस्कृत के और वैदिक विद्वानों को इस काल गणना के सीमा में बंध कर बात नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर ये अनादि कैसे हो। अगर उसको हमने इस विवाद में फंस गए कि 5000 साल पुराना है कि 5000 साल पुराना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है, इस समय में इस काल गणना की सीमा रेखा से इस वैदिक ज्ञान को बाहर निकालना चाहिए। एक दूसरी बात, ये अद्भुत है, मुझे दुनिया के बहुत सारे विषयों की जानकारी नहीं, पर जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है
समूची दुनिया में इतने गूढ़ विषय को हजारों लाखों साल तक बगैर लिखे हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलता पूर्वक पहुंचाते रहना, ये अद्भुत है, दुनिया में कहीं नहीं है। और इस बात का ख्याल रखा गया उसमें अशुद्धि ना हो। जो कुछ सुना है, जो कुछ ऋषियों ने दृष्टा के तौर पर अनुभूति प्राप्त की थी, वह ज्ञान उसी रूप में चलता रहे, जिसका बीच में उल्लेख भी किया भारद्वाज जी ने। वेदों की अनेक शाखाएं हैं, हर एक शाखा के उच्चारण की पद्धति भी अलग है, और उस उच्चारण की पद्धति अलग होने के कारण से उसका विषय वस्तु वो अखंड रहता है। तो इसलिए दूसरी बात ये ध्यान में आती है, वैदिक ज्ञान परंपरा के संबंध में चर्चा करते समय, और कैसे हमारे लोगों ने, उस समय तो लिखने की कोई परंपरा ही नहीं थी, लिखने की कोई वस्तु ही नहीं थी, कैसे इस प्रकार के गूढ़ विषय को एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक सफलता पूर्वक पहुंचाने का अद्भुत काम किया। समूची दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो क्या वो परंपरा थोड़ी बहुत मात्रा में शिथिल पड़ी है, वो कैसे सुदृढ़ हो, कैसे समृद्ध हो, उस पर भी विद्वानों ने विचार करना चाहिए। और एक अंतिम बात, वेद सार्वभौमिक भी और सार्वकालिक भी, और इसीलिए रमेश जी ने बोलते हुए कहा ये भारतीय चिंतन का नहीं, ये वैश्विक चिंतन का आधार है। तो सार्वभौमिकता है इसका, केवल इसको किसी भौगोलिक सीमा में आबद्ध करना ये भी संभवतः उचित नहीं है। और इसलिए इसकी सार्वभौमिकता को कैसे बनाए रखें, और बहुत कुशलता के साथ, जोर जबरदस्ती नहीं, समझा बुझा कर, प्रेम से, स्नेह से, तर्क के साथ दुनिया के भिन्न भिन्न देशों, भिन्न भिन्न विद्वानों तक हम अपनी ज्ञान विज्ञान की, वैदिक परंपरा की पुनर्प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, ये महत्व का विषय। नहीं तो फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, हो गया, होना शुरू हो गया। इसको कैसे रोका जाए, इसका विचार करने की जरूरत। और सार्वकालिक है, इसको किसी काल में भी नहीं बांध सकते हम। सार्वकालिक भी है और सर्वआयामी है। बहुआयामी कहना भी छोटा शब्द है, सर्वआयामी है। संभवतः प्राचीन, वर्तमान और भावी जितने भी विषय हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी उलझने हैं, उन सबका उत्तर दे सकने का सामर्थ्य वेद भगवान में। हाँ, व्याख्याएं बदलेगी समय के, ये उस युग के, उस समय के मनीषियों का काम होता है। आज के 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले जिस रूप में उस समय की समस्याओं को ध्यान में रख करके प्रस्तुतिकरण किया, प्रस्तुतिकरण बदलना पड़ेगा समय की आवश्यकता के अनुसार। वो काम भी संभवतः रुका है, तब सर्वकालिक होगा, तब सर्वआयामी ये वैदिक ज्ञान परंपरा को हम अधिक पुष्ट कर सकेंगे। इसलिए गहरा अध्ययन करना, रिजिड नहीं होना, दुराग्रही भी नहीं होना, आनो भद्रा क्रतु यंतु विश्वतः, ये भाव रखना, ज्ञान विज्ञान को भारतीय परंपरा में पेटेंट करने का रिवाज नहीं रहा। हमने अपने ज्ञान को, विज्ञान को, अपनी परंपरा को केवल अपने तक ही बांध कर नहीं रखा, इसलिए वो सार्वकालिक बना। ये पेटेंट का रिवाज तो वर्तमान कालखंड की बीमारी है। किसी ने कोई रिसर्च कर लिया, कोई अनुसंधान कर लिया तो पेटेंट है। ये पेटेंट वाली बीमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के विपरीत है। और इसलिए हमने तो दुनिया के तमाम लोगों का आह्वान किया था, सीखने के लिए आओ,
समझने के जाओ, और हमारे लोग दुनिया भर में जाकर के इस ज्ञान का वर्ग बगैर कोई फीस लिए हुए, बगैर कुछ पेटेंट का शुल्क के लिए ये प्रसारित किया। इस परंपरा को भी फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, हमारे आग्रह पर, हमारी प्रार्थना पर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी इस कार्यक्रम में हमको व्याख्यान देने के लिए ऐसे विषय पर आया। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। अनेक लोग जुड़े हैं। औपचारिक धन्यवाद तो हमारे कार्यकर्ता करेंगे, पर मैं स्वयं इतने बीच में जो व्यवधान आ गया था, फिर से ये व्याख्यान ऑनलाइन ही सही ये प्रारंभ हुआ, इसलिए सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ किया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। एक संभवतः हमारे प्रवीण जी एक सूचना देंगे। मंगल सृष्टि ने एक वेबसाइट प्रारंभ की है, उसके बारे में और आधा मिनट में वो अपनी बात रखें। और नमस्कार। मंगल सृष्टि ने अभी हफ्ता 10 दिन पहले अपना अधिकृत YouTube चैनल प्रारंभ किया है, जिसमें अपने मंगल सृष्टि और अपने पत्रिका मंगल विमर्श में के जो हमारे आधार बिंदु विषय हैं, उनको आधार बना करके हम डेली एक व्याख्यान का एक वीडियो हम पोस्ट करते हैं, आपको हम भेजते हैं। मेरा आग्रह है, आप वीडियो आप उसको देखें, वीडियो देखने के बाद अपना टिप्पणी भी उसमें जरूर दें। साथ ही साथ उसमें जो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उसके साथ एक बेल आइकॉन होता है, बेल आइकॉन को भी उसमें आप दबाएं। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हम नया कोई वीडियो उसमें पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलेगा। इसमें बहुत ही प्रेरक व्याख्यान, और ये जो गोष्ठी अभी संगोष्ठी हुई है, वेब संगोष्ठी हुई है, इसको भी हम तुरंत इस गोष्ठी समाप्त होने के बाद उसमें अपलोड कर देंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करेगा। आप जब भी आपके पास समय हो आप इसको देख सकते हैं। तो कृपया हमारे मंगल सृष्टि के नए YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने प्रबुद्ध मित्रों से भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी। आभार, माननीय बजरंग जी का बहुत बहुत आभार। और अब मैं मंगल सृष्टि के इस व्याख्यान माला के सह संयोजक और मंगल विमर्श के प्रबंध संपादक आदर्श गुप्ता से अनुरोध करता हूँ कि सभी विद्वतजनों का आभार व्यक्त करें। माननीय आदर्श गुप्ता जी। आदर्श गुप्ता जी नहीं जुड़े हैं, आप मुन्ना लाल जी से करा सकते हैं। हाँ, अब आदर्श गुप्ता जी शायद चले गए, उन्हें काम था कुछ, तो मैं माननीय मुन्ना लाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो सबका आभार व्यक्त करें। नहीं, चांदना जी करेंगे। अभी बात हुई थी ना, हमारी व्यवस्था है, एक बात सुनो। और व्यवस्था में एक मिनट हमने व्यवस्था में सारा कार्यक्रम तय कर लिया था, और तय करने के बाद तीसरा आदमी कोई सजेशन नहीं दे सकता। अब उसमें चांदना जी का नाम तय था, तो चांदना जी से बुलवाई। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अब मैं तिलक मंगल सृष्टि के सचिव माननीय तिलक चांदना जी से अनुरोध करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय तिलक चांदना जी। तिलक जी। तिलक चांदना जी शायद गोष्ठी में व्याख्यान माला में उपस्थित तो थे, अभी भी है, लेकिन मतलब वो लगता है कि कैमरे के आगे नहीं है। हाँ। अब मुन्नालाल जैन जी, आप ही ये दायित्व निभाएं, आपसे अनुरोध है। जी जी। माननीय बजरंग लाल जी गुप्ता, प्रमुख वक्ता
प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी तथा उपस्थित प्रज्ञावान विवेकवान आज मंगल सृष्टि न्यास के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर विषय पर भारतीय चिंतन की आधार भूमिका 4 वेद पर बहुत ही सटीक, सार्थक, सारगर्भित, ज्ञानवर्धक विचार हमें सुनने को मिले। मुख्य बात, भारतीय चिंतन वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना तो मातृवत सब तारेसु, और इस प्रकार का चिंतन लेकर के सबको अपने अंदर समाहित करता है, जिसके अंदर हमें दृष्टिगत होता है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी के पहले वाक्य थे कि मैं उस हिंदू भूमि से आया हूं जिसने समस्त संस्कृतियों को समाहित किया है। उस प्रकार का भान लेके ये वैदिक परम किसी भी रूप में हम आज तक प्रफुल्लित है, पुष्पित है, सुगंधित है, पल्लवित है, वह अक्षुण है, वो कभी भी समाप्त नहीं की जाती। ये सब विचार हमें प्रोफेसर साहब से सुनने को मिले। मैं बहुत ही भार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उनको मैं मंगल सृष्टि की ओर से बहुत ही हृदय की गहराइयों से निवेदन भी करता हूं कि इतने सार गर्भित अपने इस बौद्धिक को अगर आपके पास पॉइंट हैं तो हमारे पास भेजिए, और हम जो हमारी त्रैमासिक पत्रिका निकलती है मंगल विमर्श, उसमें हम इसको प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। जिन महानुभावों ने प्रश्न पूछे हैं, बहुत ही गहन और अध्ययनात्मक प्रश्न पूछे, वास्तव में उनकी सार्थकता से प्रोफेसर साहब ने जो संतुष्टि दी है, कमाल की दी है। ऐसा लगता है कि वो केवल संस्कृत भाषा के ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट नहीं है, उनका तो बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। किसी भी प्रश्न को छुओ और उसका तुरंत और इतना सुंदर उत्तर दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और प्रश्न पूछने वालों का करता हूं। और विशेषकर मैं आपके मंच संचालक डॉक्टर रविंदर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत सुंदर ढंग से, सम्मान से, संयोजित ढंग से आज के इस लघु छोटे एक कार्यक्रम का इन्होंने संचालन किया। और सबसे अंत में मैं आज जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर ममता जी और हमारे प्रवीण जी, उन्होंने होस्ट और खोस्ट बन करके इस कार्यक्रम को अविरल गति से, निरंतर गति से, बिना व्यवधान के, मैं इनको बहुत ही मतलब साधुवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने चलाया। और अंत में मैं अपने आदरणीय, समादरणीय, मैं पूजनीय कहता हूँ, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना सुंदर हमारी एक संयोजक समिति बनी हुई है। हमने चिंतन किया ये, और वो विषय के लिए 1, 2 दिन, 3 दिन लगते रहे, तो फिर हमने डॉक्टर साहब के सामने रखी समस्या, ये विषय है, तो उन्होंने तुरंत इतना सुंदर विषय दिया। भारतीय चिंतन की भूमि जो 4 वेद, कमाल का विषय दिया। और ये एक प्रज्ञावान जो हमारे अनुभवी व्यक्ति सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो मैं उनको भी इसके लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने बड़ी सारगर 3 बातें अपने आशीष वचन में कही, हमारे लिए धारणीय है, अनुकरणीय है और प्रशंसनीय भी है। मैं पुनः मंगल सृष्टि न्यास के इस व्याख्यान माला के संयोजक के नाते 2 महीने के बाद फिर ये गोष्ठी हम करेंगे और कोई सुंदर विषय लेके आएंगे, सुंदर वक्ता होगा। आप सबको आमंत्रित करता हूं, पुनः अवश्य हमसे जुड़ करके हमें उत्साहित करें, अपना ज्ञानवर्धन करें, और अपने ज्ञान से हमें भी आप उसको हमें भी समझाएं, हम भी सीख करके कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अजय झा जी ने कहा कि भी पहले मिठाई मिलती थी, कोरोना की महामारी ने, ये वैश्विक महामारी है,
हम चाहते हैं कि भी प्रत्यक्ष में फिजिकल बैठ करके गोष्ठियां हों, लेकिन जब भी अवसर मिलेगा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उसी प्रकार गोष्ठियां होंगी और सबकी उपस्थिति में होगी और आपको अजय जी मीठा मुंह भी करा जाएगा। पुनः धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। प्रणाम प्रणाम मुन्नालाल जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। ठीक है। हाँ जी रविंद्र जी, मंत्र बोल करके हेलो मंत्र बोल करके समापन कराओ, और कुछ बात होता देख लो आप। मंत्र कौन बोलेंगे? मंत्र कौन सा बोलना है बताओ। मंत्र ये बोले ना, ये कल्याण मंत्र बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत जी सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, जुड़ने के लिए नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर विषय आपने किया। नमस्ते सबको। नमस्ते बाबूजी, सादर प्रणाम। नमस्ते बाबूजी। यूके से अपने संदीप जी भी जुड़े हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते।